国国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत रेशम मार्ग तब और अब तथा चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुने आज के मुख्य समाचार। शी जिनपिंग ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के साथ वार्ता की। पेजिंग में हान चंग ने कुवैती विदेश मंत्री से मुलाकात की और 2026 लहासा हाफ मैराथन का शानदार आयोजन। अब आप अखिल पारस से सुनिए आज के पूरे समाचार। 24 अगस्त की दोपहर को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश की राजधानी पेजिंग में स्थित जन्मवृद्ध भवन में जॉर्डन के हाशिमाइट साम्राज्य के राजा अब्दुल्ला द्वितीय बिन हुसैन के साथ वार्ता की, जो चीन की राजकीय यात्रा पर आए हैं। वार्ता से पहले शी जिनपिंग ने जन्मवृद्ध भवन के उत्तरी हॉल में राजा अब्दुल्ला द्वितीय के स्वागत समारोह का आयोजन किया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर राजा जॉर्डन अब्दुल्ला द्वितीय 18 से 24 अगस्त तक चीन की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। 24 अगस्त को चीनी उपराष्ट्रपति हान चंग ने देश की राजधानी पेजिंग में कुवैत के विदेश मंत्री शेख जरह जावेद अल अहमद अल सवा से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। हान चंग ने कहा कि चीन और कुवैत के बीच गहरी पारंपरिक मित्रता है। हाल के वर्षों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कुवैत के अमीर मिसाल अल अहमद अल जबर अल सवा के रणनीतिक मार्गदर्शन में चीन कुवैत संबंधों ने विकास की अच्छी गति बनाए रखी है और विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान और सहयोग में निरंतर प्रगति हुई है। मुलाकात में कुवैती विदेश मंत्री जरहा ने कहा कि कुवैत चीन संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। उन्होंने अपने देश को चीन द्वारा दिए गए दीर्घकालिक और मूल्यवान समर्थन का आभार जताया और एक चीन सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करने पर जोर दिया। 24 अगस्त को चीनी आवास और शहरी ग्रामीण निर्माण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस साल की पहली छमाही में पूरे चीन में शहरी पार्कों और हरित क्षेत्रों की सेवा क्षमता में लगातार सुधार हुआ है। इस दौरान पॉकेट पार्क और शहरी हरित पथ के निर्माण के साथ ही पार्कों और हरित क्षेत्रों के उन्नयन को भी लगातार बढ़ावा दिया गया। इसका मकसद नागरिकों की घर के पास मनोरंजन और व्यायाम से जुड़ी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करना है। नवतम आंकड़ों के अनुसार इस साल की पहली छमाही में देश भर में 2,800 से अधिक पॉकेट पार्क और 2,450 किलोमीटर शहरी हरित पथ का निर्माण शुरू किया गया। इसके अलावा करीब 7,500 हेक्टेयर शहरी पार्कों और हरित क्षेत्रों का उन्नयन किया गया। इसी के साथ पार्कों और हरित क्षेत्रों को लोगों के लिए खोलने और उनके साझा उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत करीब 24,800 हेक्टेयर घास के मैदानों को चरणबद्ध तरीके से खोला गया है। वर्तमान में पूरे चीन में ग्रीष्मकालीन अनाज की खरीद का चरम दौर चल रहा है। चीनी राष्ट्रीय खाद्य और रणनीतिक भंडार प्रशासन ने 24 अगस्त को नवीनतम आंकड़े जारी किए। इनके अनुसार देश भर की विभिन्न अनाज कंपनियों ने अब तक कुल 9 करोड़ टन से अधिक गेहूं की खरीद की है। पूरे चीन में अनाज की खरीद का काम व्यवस्थित तरीके से जारी है और इसकी कुल प्रगति संतोषजनक है। चीनी राष्ट्रीय खाद्य और रणनीतिक भंडार प्रशासन के संबंधित अधिकारी ने बताया कि अनाज उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा के लिए अगस्त से संबंधित राष्ट्रीय विभागों ने चांगसी और होनान प्रांतों में धान के लिए न्यूनतम खरीद मूल्य की योजना लागू की है। इसके साथ ही हनान प्रांत में गेहूं के लिए भी न्यूनतम खरीद मूल्य की योजना लागू की गई है। इन नीतियों के जरिए बाजार की उम्मीदों को स्थिर रखने और किसानों के हितों की रक्षा करने की
कोशिश की जा रही है। 23 अगस्त की सुबह 2026 लहासा हाफ मैराथन की शुरुआत हुई। इस दौरान चीन के विभिन्न हिस्सों से आए 4000 धावक लहासा में एकत्र हुए और इस अनोखी हिमालयी दौड़ में हिस्सा लिया। पोताला पैलेस सेंट्रल लूप, ऊंचाई वाले शहरी ट्रैक और स्थानीय जातीय विशेषताओं से जुड़ी सुविधाओं जैसे आयोजन की खास खूबियों के आधार पर इस इवेंट ने सबसे अधिक ऊंचाई पर आयोजित बड़े पैमाने के हाफ मैराथन के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सफलतापूर्वक चुनौती पेश की। इस साल का आयोजन सुंदर लहासा की यात्रा भविष्य की ओर दौड़ थीम पर आधारित है। इसके जरिए दौड़ के माध्यम से सर्जन फिटनेस की ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रतियोगिता के जरिए ऊंचाई वाले इस शहर के आकर्षण को भी सामने लाया जा रहा है। रेस के दौरान पूरे मार्ग पर उत्साह और जोश का माहौल रहा। रेस ट्रैक की औसत ऊंचाई करीब 3650 मीटर है। 21.0975 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में लहासा नदी के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य, शहर की प्रमुख इमारतें और समृद्ध ऐतिहासिक स्थल शामिल है, जबकि पोताला पैलेस स्क्वायर को समापन स्थल बनाया गया है। चीनी भाषा संसाधन के संरक्षण की उपलब्धियों के लिए प्रदर्शनी हॉल 24 अगस्त को चीन के हुनान प्रांत के छांगशा शहर में खोला गया। इससे जाहिर है कि चीन में भाषा संसाधन का संरक्षण डेटाबेस से जीवन प्रदर्शनी तक पहुंच गया है। ये भाषा की विविधता के संरक्षण में यूनेस्को के पहले महत्वपूर्ण स्थायी दस्तावेज ULU घोषणा पत्र के कार्यान्वयन में चीन का अहम कदम है। इतना ही नहीं, यह भाषा संसाधन की सहायता में संस्कृति और तकनीक के एकीकरण का जीवंत उदाहरण भी है। बताया जाता है कि प्रदर्शनी हॉल हुनान प्रांतीय संग्रहालय की पहली मंजिल पर स्थित है। इसमें पूरे देश में चीनी बोलियां, जातीय अल्पसंख्यक भाषाएं और भाषा सांस्कृतिक डेटा समेत 1800 से ज्यादा विषय शामिल है। डिजिटल माध्यम से भाषा और लेखन से जुड़ी 30 से अधिक सांस्कृतिक अवशेषों का प्रदर्शन किया जाता है। चाइना मीडिया ग्रुप और चिलिन प्रांत की नगरपालिका के तत्वाधान में 21वां चीन छांगचुन फिल्म महोत्सव 23 अगस्त को चिलिन प्रांत के छांगचुन शहर में उद्घाटित हुआ। बताया जाता है कि वर्तमान फिल्म महोत्सव 28 अगस्त को समाप्त होगा, जो 6 दिन तक चलेगा। इस दौरान पुरस्कार वितरण समारोह, फिल्म स्क्रीनिंग और फिल्म कार्निवल आदि कार्यक्रमों का आयोजन होगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ, लाल सेना के लॉन्ग मार्च की जीत की 90वीं वर्षगांठ और बर्फ व हिम संस्कृति से जुड़े करीब 500 स्क्रीनिंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वर्तमान फिल्म महोत्सव का विषय है नया युग, नया आधार, नई शक्ति। 157 फिल्में प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन में भाग लेंगी। इन फिल्मों में ड्रामा, एनिमेशन, रहस्य, युद्ध और इतिहास आदि विषय शामिल हैं। चयन के दौर के बाद वॉलंटियर पीस एट लास्ट, डेयर यू, नोबडी, डिसाइसिव मोमेंट और ब्लेड्स ऑफ द गार्जियंस आदि 16 फिल्में गोल्डन डियर अवार्ड्स के लिए मुकाबला करेंगी। इन दिनों मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि यानी UNCCD के हस्ताक्षरकर्ता देशों का सम्मेलन UNCCD COP17 मंगोलिया की राजधानी उलानबातर में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान चीनी प्रतिनिधिमंडल ने सम्मेलन स्थल पर चाइना पेविलियन नामक एक प्रदर्शनी लगाई, जिसमें मरुस्थलीकरण नियंत्रण और रोकथाम में चीन की उपलब्धियों को विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया गया। चीन की उपलब्धियों और व्यवहारिक अनुभव को काफी सराहना मिली। इस प्रदर्शनी में चित्रों, वीडियो और भौतिक प्रदर्शनों के माध्यम से सी नॉर्थ परियोजना जैसी नवोन्मेषी पद्धतियों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर।
और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं पंकज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चीनी लेखक छे मुछी द्वारा लिखित रेशम मार्ग तब और अब शीर्षक किताब की कड़ी प्रस्तुत करेंगे। हम आपको पिछली बार सुनाई गई कड़ी को पहले सुनाएंगे, उसके बाद अगली कड़ी यानी एक नई कड़ी शुरू करेंगे। पिछली बार जो हमने आपको कड़ी सुनाई थी, यात्रियों को प्रकाशमान करने वाले बोधिसत्व। यात्रियों को प्रकाशमान करने वाले बोधिसत्व। समचतुर्भुज डिजाइनों में जातक कथाओं वाले चित्र खजर सहस्त्र बौद्ध गुफाओं में उल्लेखनीय स्थान रखते हैं। विशेषज्ञों के आंकड़ों के अनुसार यहाँ कुल 70-80 किस्मों की जातक कथाएं हैं, जबकि देश की अन्य बड़ी गुफाओं मसलन तुनहुआंग, युनकांग और लुंगमन आदि गुफाओं में कुल मिलाकर केवल 31 किस्मों की जातक कथाएं हैं। इसलिए यहाँ के जातक कथाओं वाले चित्रों ने देसी विदेशी विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यहाँ के जातक कथाओं वाले चित्रों की एक विशेषता ये थी कि विशेष लक्षण और हृदयस्पर्शी घटनाक्रम से कथाओं के मुख्य विषय को कहा गया है। उदाहरण के लिए नंबर 69 गुफा में वानर राज द्वारा बंदरों को शिकारी के हाथों से बचाने की कहानी लें। शिकारी अपना धनुष चढ़ाने ही वाला था कि वानर राज ने अपने पंजों और पैरों से छोटी नदी के दोनों तटों पर उगे पेड़ों को पकड़ लिया और इस तरह वो खुद एक पुल बन गए ताकि बंदर उन पर से गुजर कर भाग सकें। वानर राज अपने पंजों से पेड़ों को कसकर पकड़े हुए हैं और मुड़कर राह ताक रहे हैं कि अन्य बंदर जल्दी से नदी पार कर लें। चित्र में चिंता, व्याकुलता और बलिदान के भाव पूरी तरह प्रकट हुए हैं। चित्र में यात्रियों ने जो बुर्के पहने हैं उनकी ओर भी मैं आकर्षित हुआ। बाद में मैंने अन्य गुफाओं में भी इसी तरह के बुर्के देखे। लोग इन्हें कूचा बुर्के कहकर पुकारते हैं। मेरे विचार में ये पश्चिमी एशियाइयों के बुर्के से काफी मिलते जुलते हैं। बुर्का घुटने तक से भी लंबा था, बड़ा उल्टा कॉलर था, आस्तीन छोटी और कमर का हिस्सा भी छोटा था। बुर्के का निचला हिस्सा चौड़ा था। कॉलर और बुर्के के किनारों पर लेस बने हुए थे। पैरों पर लंबे बूट थे। कुछ चित्रों में योद्धा भी इसी प्रकार के बुर्के पहने थे। उनकी कमरों में पेटियां बंधी थी और छुरियां या तलवारें लटकी थीं। मेरा विचार है कि ये पोशाक उस समय सुंदर होने के साथ साथ सुविधाजनक भी थी। इन गुफाओं की खुदाई तुनहुआंग से कहीं पहले हुई। नंबर 17 गुफा को छोड़ हम नंबर 48 गुफा में पहुंचे। हमने दीवार के ऊपरी हिस्से में अंकित 3 अप्सराओं को देखा, जिनके सिरों के आसपास प्रभामंडल थे। बदन पुरुष जैसे मजबूत थे। ये अप्सराएं तुनहुआंग के भित्ति चित्रों में अंकित सुडौल बदन वाली अप्सराओं की तरह बिल्कुल नहीं थीं। गाइड ने मुझे बताया कि जहां तक नंबर 17 और नंबर 48 गुफाओं का ताल्लुक है, तो विशेषज्ञों के विचार में इनकी खुदाई 3री शताब्दी यानी पूर्वी हान राजवंश के अंतिम काल में देर से देर पश्चिमी चीन राजवंश काल सन 265 से 316 में की गई थी। मैं आश्चर्य से बोल उठा, तो इनकी खुदाई तुनहुआंग से पहले हुई? जी हाँ, बौद्ध धर्म भारत से चीन आया तो उसे सबसे पहले शिनचांग से गुजरना पड़ा था। तुनहुआंग की मोकाओ गुफा की खुदाई ऐतिहासिक रिकॉर्ड के मुताबिक सन 366 में हुई थी। अगर खजर की नंबर 17 और नंबर 48 गुफाओं की खुदाई सचमुच ही पूर्वी हान राजवंश काल के अंत में हुई, तो मुझे चीन की सबसे पहले की बौद्ध गुफाओं को देखने का मौका पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
भारतीय राजकुमारी और कूचा संगीत। ललित कला की दृष्टि से खजर सहस्त्रबौद्ध गुफाओं में बहुत से चित्र बेहद सूक्ष्म, सुंदर और अविस्मरणीय हैं। नंबर 38 गुफा में मैंने गुफा के मुहाने के ऊपरी हिस्से पर अंकित एक बोधिसत्व का चित्र देखा, जो सचमुच ही प्रशंसनीय है। गाइड ने कहा, किसी चित्रकार ने उसे कुलवान भारतीय राजकुमारी की संज्ञा दी है। कम से कम वो एक असाधारण भारतीय सुंदरी तो जरूर थी। मैंने कहा, ये बोधिसत्व सूक्ष्म रेखाओं से खींची हुई थी। लगता है कि इसे एक बड़े चित्रकार ने बनाया था। बोधिसत्व के बदन का ऊपरी भाग बिल्कुल नंगा था। सरल रेखाओं से खींचा सुडौल बदन मनुष्य संबंधी शरीर गठन से पूरी तरह मेल खाता था। नाचती बोधिसत्व की बाईं बांह दाईं ओर उठी हुई थी और दायां हाथ छाती पर रखा हुआ था। भाव बहुत सुशोभन और स्वाभाविक था। पांचों कोमल उंगलियां इतनी सूक्ष्मता से खींची गई थीं, मानो वे सजीव हों। सिर बाईं ओर और थोड़ा नीचे झुका हुआ था। हिरन की सी आंखें अर्धमुंदी और नीचे की ओर झुकी हुई थीं। लगता है कि वो असीम शिकवा शिकायत और शोक के सागर में डूबी हुई है या गहरे विचारों में खोई है। मैंने मन ही मन सोचा कि इतनी दूरी से खजर आकर यदि मुझे केवल प्राचीन कूचा के कलाकार की ये रचना ही देखने को मिलती तो भी मेरा इधर आना लाभदायक होगा। इतने में कई शंघाई उच्चारण वाले लोग मिले। उनमें से चश्मा लगाए एक प्रौढ़ आदमी धीमी आवाज में अपने साथियों को समझा रहे थे। लगता था कि उन्हें गुफा कला के बारे में बहुत जानकारी है। बाद में मालूम हुआ कि वो शंघाई के सुप्रसिद्ध जीव रसायन शास्त्री फंग च्यामू थे। 60 वाले दशक के दौरान अनेक अखबारों में उनके बारे में रिपोर्ट छपी थी। असाध्य रोग कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद वे वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे रहे। अब की बार वे एक वैज्ञानिक जांच के लिए तारिम नदी के तट पर गए थे। लौटने के रास्ते में विशेषकर भित्ति चित्रों को देखने वे खजर सहस्त्रबौद्ध गुफा में आए हैं। मैंने तारीफी लहजे में पूछा, यहाँ आने के लिए तरह तरह की दिक्कतें सहकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और बड़ी बड़ी नद नदियों को पार करना पड़ा होगा। क्या आपकी तबीयत इस लायक है? इसमें क्या, हर साल जांच पड़ताल के लिए मुझे एक बार शिनचांग का दौरा करना पड़ता है और लगे हाथ प्राचीन रेशम मार्ग पर स्थित सांस्कृतिक अवशेषों को देख लेता हूँ। ये मेरे लिए खजर सहस्त्रबौद्ध गुफा देखने का दूसरा मौका है। गुफा कला एक जीव रसायन शास्त्री के लिए इतनी जबरदस्त आकर्षण शक्ति रखती है, ये मेरे लिए अकल्पनीय था। लेकिन ये भी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। विज्ञान और कला जुड़वां बहने ही तो हैं। फंग च्यामू से मिलकर उनके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ी। 1 साल बाद जब मैंने सुना कि वो लोपनोर में काम के दौरान अपनी जान खो बैठे तो मुझे बहुत ही गहरा सदमा लगा। अंत में हमने नंबर 153 गुफा देखी। गुफा की छत ढहते ढहते बच गई थी। खैरियत यह है कि एक चक्करदार चित्र का अधिकांश भाग बचा रह गया है। छत विकिरणकारी स्थिति में 10 खानों में बटी थी। हर एक खाने में एक बोधिसत्व का चित्र बना था। कोई साज बजा रही थी, कोई नाच रही थी। इस फिल्म का चित्र तुनहुआंग में भी नहीं मिलता है। मैंने चित्र में सभी बोधिसत्वों को गौर से देखा। हर एक सजीव बोधिसत्व की अपनी भाव मुद्रा है। मेरे खुशी का ठिकाना न रहा जब मुझे इन्हें देखने का सौभाग्य मिला। छांगान वासियों के लिए हृदयहारी च्युत्स यानी कूचा संगीत का फिर प्रकट होना अब नामुमकिन है। मगर अब हमें इसी चित्र में चित्रित बांसुरियों और ठिठोरों से कूचा संगीत के लय और ताल का आनंद उठाने दीजिए। पश्चिमी क्षेत्र का नृत्य, जिसमें थांग राजवंश के महाकवि ली पाए और पाए च्वी मस्त हो उठे थे, अब लुप्त हो गया था। लेकिन आज हम केवल इसी चित्र में चित्रित नृत्य देवी के सुडौल शरीर से उस नृत्य के सुंदर और सशक्त अंग विक्षेप और अंग भाव की परिकल्पना कर सकते हैं। समृद्धिशाली कलात्मक भंडार में हमने भ्रमण पर केवल आधा दिन खर्च किया। भला हम कैसे तृप्त हो सकते थे?
जीप वापसी के रास्ते पर खतरनाक ढलानों से बड़ी मुश्किल से आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ रही थी। इससे मेरा क्या मतलब? मैंने मन में सोचा कि अगर कार आगे नहीं बढ़ सकी होती और यहीं ठहर जाती तो क्या अच्छा हुआ होता। श्वेनचांग से विदाई। कूचा शहर लौटकर हम मीठी नींद सोए। दूसरे दिन सुबह हम आक्सू के लिए रवाना हुए, जो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। रास्ते में हमें 3 संकेत बुर्ज देखने को मिले। नखलिस्तान के खेत काफी उपजाऊ हैं। यहाँ के गांव ऊपरी चीन के मैदानी इलाके में स्थित गांवों जैसे थे और इन गांवों से होकर हमारी जीप ने कोई 200 किलोमीटर का रास्ता तय किया। दोपहर हो गई। मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। हम एक छोटे कस्बे में पहुंचे। यहाँ बहुत से यात्री आराम कर रहे थे। अनुमान था कि आक्सू तक जाने में और कुछ समय लगेगा। हमें एक रेस्तरां ढूंढकर दोपहर का खाना खाना पड़ा। सड़क के दोनों ओर खड़े रेस्तरां बहुत रोशन और साफ सुथरे थे। आते जाते बहुत से यात्री यहाँ खाना खाते थे। हमने नूडल और सब्जी मांगी। बहुत स्वादिष्ट थे। खाना खाने के बाद हम इत्मीनान से चाय की चुस्कियां ले रहे थे कि हान जाति की एक सेविका आई। हमने उससे पूछा कि ये जगह क्या है आखिर। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ये अरायवी कुरून कृषि फार्म है, जो आक्सू काउंटी के अंतर्गत है। रेस्तरां कृषि फार्म के अधीन है। ये बात कल्पना से बाहर थी कि हम अब तत्काल के बालूका राज्य की राजधानी में हैं, जहां श्वेनचांग ठहरे थे। श्वेनचांग यानी वीनसांग, च्यूत्स यानी कूचा राज्य को छोड़ पश्चिमी दिशा में 600 ली का रास्ता तय करने के बाद श्याओसाची से होकर बालूका राज्य पहुंचे थे। विद्वानों का विचार है कि बालूका राज्य आक्सू के आसपास ही था, मगर उसकी राजधानी आखिर कहां थी, इस बात पर उनके बीच मतभेद है। किसी का मत है कि राजधानी अरायवी कुरून है, कारण उसकी भौगोलिक स्थिति। अरायवी कुरून का एक रास्ता उत्तर की ओर टिनशान पर्वतमाला के मुज़आट दर्रे तक जाता है। तुर्की भाषा में मुझ का मतलब बर्फ है और आट का मतलब दर्रा, इसलिए मुज़आट का मतलब बर्फीला दर्रा है। थांग राजवंश कालीन पश्चिमी क्षेत्र का विवरण नामक ग्रंथ में ये कलमबद्ध है कि श्वेनचांग बालूका राज्य आने के बाद उत्तर पश्चिमी दिशा में कोई 300 ली चले थे। शीची पार कर लिनशान यानी बर्फीले पेशवर तक पहुंचे। लिंगशान बेदेल विद्वानों के विचार में मुज़आट दर्रा ही है। उस जमाने में श्वेनचांग द्वारा चित्रित लिंगशान के भौगोलिक लक्षण आज के मुज़आट दर्रे से बिल्कुल मेल खाते हैं। उनके ग्रंथ में वर्णित लिंगशान की घाटियों पर साल भर बर्फ रहती थी, चाहे वसंत में हो या गर्मी में। चारों मौसमों में बर्फ जमी होती थी। कभी कभी पिघल जाती तो भी भयानक सर्द हवा से तुरंत जम जाती। श्वेनचांग ने तरह तरह की कठिनाइयों को दूर कर लिंगशान पार किया और ईली क्षेत्र होकर पश्चिमी दिशा में स्थित इसाक झील तक पहुंचे। प्राचीन चीन में लोग इस पहाड़ी झील को गरम सागर के नाम से पुकारते थे। समुद्र की सतह से 1600 मीटर ऊंचे सर्द इलाके में बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित होने के बावजूद ये झील साल भर नहीं जमती थी, इसलिए इसका नाम गरम सागर रखा गया। जहां तक कवि छनछन की कविता का ताल्लुक है कि पश्चिमी छोर पर गरम सागर का पानी उबल रहा है, तो ये कवि की परिकल्पना थी, भरोसे लायक नहीं है। श्वेनचांग ने इसाक झील को ताचिन छी यानी महास्वच्छ झील कहा था, क्योंकि झील का पानी स्वच्छ और नीला होता है। उन्होंने झील के परिवर्तनशील दृश्यों का चित्रण करते हुए कहा, थोड़ी सी तेज हवा में दसियों मीटर ऊंची लहरें उठ जाती हैं। झील में जीव जंतु भारी संख्या में होने पर भी किसी को पकड़ने की हिम्मत नहीं होती।
इसाक झील से होते हुए पश्चिमी दिशा में चलकर श्वेनचांग स्वेइये शहर पहुंचे थे। स्वेइये आज के सोवियत संघ के टोकमाक के दक्षिण पश्चिम में 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आक बेसिम है, जो थांग राजवंश के आंशिक क्षेत्र के 4 जिलों में से एक था। स्वेइये में श्वेनचांग पश्चिमी तुर्क खान से मिलने के बाद फिर दक्षिण दिशा में हिंद प्रायद्वीप के लिए रवाना हुए। अरायवी कुरून कृषि फार्म के रेस्तरां में स्वादिष्ट भोजन खाने के बाद हम पश्चिम की दिशा में समतल राजमार्ग पर चले। कोई 60 किलोमीटर का रास्ता तय कर हम आक्सू पहुंचे। राजमार्ग के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पॉपुलर के वृक्ष कतारों में खड़े थे। इससे जाहिर है कि यहाँ जल स्रोत पर्याप्त हैं। जहां तहां नखलिस्तान फैले हैं। कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत विस्तृत है। आक्सू एक काफी चहल पहल वाला शहर है। सड़कें चौड़ी हैं और इमारतें आधुनिक हैं। अतिथि भवन में जहां पर हम ठहरे थे, नल के पानी और हीटिंग का प्रबंध है। सारी काउंटी की आबादी 1,10,000 है, जिसमें शहर की जनसंख्या 13,000 है। ज्यादातर उइगर जाति के लोग हैं। हान राजवंश में आक्सू कुम राज्य यानी आक्सू राज्य के मातहत था। उस वक्त जनसंख्या 24,500 थी। थांग राजवंश में उसका नाम बदलकर बारख्वान शहर रखा गया। कुछ विद्वानों का विचार है कि बांग्लू का राज्य की राजधानी जहां श्वेनचांग पहुंचे थे, आक्सू ही थी, न कि अरायवी कुरून। उनका विचार है कि इसाक झील और स्वेइये शहर जाने के लिए श्वेनचांग ने आक्सू के पश्चिम में 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पेतेली दर्रे वाला रास्ता अपनाया था। मैं काउंटी के सांस्कृतिक भवन में काम करने वाले कार्यकर्ता याओ ची छन से मिला। उन्होंने इसी राह का अनुसरण करते हुए पश्चिमी दिशा में भ्रमण किया और ऊशी काउंटी के पश्चिम में 50 किलोमीटर की दूरी पर पेतेली दर्रे के आसपास हान राजवंश का संकेत बुर्ज पाया। दर हकीकत आक्सू से थिएनशान पर्वतमाला को लांघकर पश्चिम के लिए प्राचीन काल से ही 2 रास्ते मौजूद थे। एक था मुजआट दर्रा यानी लिंगशान और दूसरा था पेतेली दर्रा। दोनों ही रेशम मार्ग की पगडंडियां थीं। श्वेनचांग ने आखिर कौन सा रास्ता अपनाया था, आज तक कोई अकाट्य सबूत नहीं मिल पाया है। लेकिन चाहे जो हो, मैं शियान से रवाना होकर श्वेनचांग के पश्चिमी रास्ते की खोज में आक्सू तक पहुंचा। मेरी ये कोशिश किसी न किसी तरह समाप्त हो गई है। यहां से श्वेनचांग ने शिनचांग छोड़ा था। बाद में भारत से लौटते वक्त उन्होंने ताशकुरगान से शिनचांग में प्रवेश किया था और रेशम मार्ग का दक्षिणी रास्ता अपनाया था। अब मुझे ताकलीमाकान रेगिस्तान के दक्षिणी छोर से उनके पदचिन्हों पर चलते हुए बौद्ध ग्रंथ प्राप्त करने के बाद भारत से स्वदेश लौटने के रास्ते की खोज करनी होगी। भीतरी इलाके में आए पश्चिमी क्षेत्र के अखरोट। आक्सू में मैंने काउंटी के प्रधान रहमान हाजिम से मुलाकात की। वे एक नम्र और मिलनसार उइगर कार्यकर्ता हैं। उन्होंने टूटी फूटी हान भाषा में इस काउंटी के उद्योग और कृषि उत्पादनों में प्राप्त कामयाबियों का परिचय दिया। ऐसा लगता है कि ये कामयाबियां इसी काउंटी की 3 बड़ी नदियों, जो तारिम नदी में जा मिलती हैं, के कारण प्राप्त हुई है। आक्सू काउंटी के जल स्रोत पर्याप्त हैं, इसलिए खाद्यान्न, तिलहन और कपास की शानदार फसल प्राप्त हुई है। आक्सू की विशेष उपजों की चर्चा करते हुए उन्होंने पतले छिलके वाले अखरोट की मिसाल ली। हाथ में रखकर थोड़ा कसने से उसका छिलका टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मैंने उन्हें बताया कि 4 वर्ष पहले मैंने अपने अहाते में शिनचांग का एक अखरोट वृक्ष उगाया था। पिछले वर्ष बस 1 अखरोट लगा। बहुत ही मूल्यवान है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शायद उसे अपनी जन्मभूमि की याद सता रही हो सकता है कि वो आपके यहाँ के मौसम का अनभ्यस्त है। अखरोट की जन्मभूमि पश्चिमी क्षेत्र में थी। मिंग राजवंश के औषधि शास्त्री ली
इनकी रचना चीनी जड़ी बूटी औषधि कोश में ये दर्ज है कि चांग छिन ने पश्चिमी क्षेत्र से अखरोट के बीज लाकर मध्य शेंशी में बोना शुरू किया। फिर बाद में वे धीरे धीरे पूर्वी चीन में फैल गए। रहमान हाजिम ने कहा कि आज तक उत्तर चीन के प्रांत अखरोट बोने के लिए आक्सू से बीज लाते हैं। उन्हें हर साल 10,000 पौधों की जरूरत होती है। ये पौधे वे सीधे नहीं लगा सकते, केवल कलम लगाने से ही अखरोट के वृक्ष में फल लगते हैं। मेरे घर में शिनचांग से आए अखरोट का वो पौधा सीधे लगाया गया था, इसलिए 4 वर्ष बाद केवल एक ही फल लगा। गोबी रेगिस्तान में मुश्किल से डग भरते चलना। आक्सू से विदा होकर हम तारिम नदी के ऊपरी भाग यानी आक्सू नदी को पार कर दक्षिण पश्चिमी दिशा में पाछू यानी बारचुक काउंटी के लिए रवाना हुए। डामर वाली सड़क पर बेतहाशा भागती 160 किलोमीटर का रास्ता तय कर हमारी जीप नक्शे में अंकित ई चियन फांग यानी एक ही मकान नामक स्थान पर पहुंची। इस अकेले मकान का नाम शिनचांग के नक्शे में अंकित है। ये सचमुच ही बड़ी गौरवपूर्ण बात है। हम ई चियन फांग से दक्षिण पूर्वी दिशा में मुड़कर राजमार्ग से अलग होकर चल दिए और प्राचीन तोगुज सलाई शहर के खंडहर की खोज में निकले। इस शहर का दूसरा नाम था थांग वांगछंग यानी थांग राजवंश का शाही शहर। शिनचांग के संग्रहालय के उप संचालक श्री ली इह्वी-छुन को यहाँ खुदाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई थी। पूचा में मुलाकात होने के बाद वो काशगर चले गए, इसलिए उनके निर्दिष्ट दिशा के अनुसार खुद इस प्राचीन शहर के खंडहर की खोज करनी पड़ी। राजमार्ग से अलग होकर हमारी जीप ऊबड़ खाबड़ पगडंडी पर उछल कूद मचाती आगे बढ़ती रही। वो कभी गहरे गड्ढे में धंस जाती, कभी रेत के ढेरों में लुढ़कने लगती। ड्राइवर द्वारा बड़े ध्यान से स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़े जाने के बावजूद जीप का अगला भाग नशे में चूर एक शराबी की तरह लड़खड़ाता रहा। ये देख मुझे इस बात का पछतावा हुआ कि मैंने उनसे ये पगडंडी पकड़ने को क्यों कहा। और तो और हमारे पास कोई गाइड भी नहीं है और हम यहाँ की भाषा भी नहीं जानते। प्राचीन तोगुज सलाई शहर का खंडहर मिलेगा कि नहीं ये भी निश्चित नहीं है। इतने में बोरों से लदा एक ट्रक आहिस्ते आहिस्ते सामने से आ रहा था। हमसे ज्यादा बोझ लादे रहने के कारण ये ट्रक हमारी जीप से भी ज्यादा हिलडुल रहा था। मैंने जीप से उतरकर ट्रक रुकवाया। ट्रक के दरवाजे पर किसी कृषि फार्म का नाम पट्टा अंकित था। खैरियत ये कि ड्राइवर एक हान जाति का नौजवान था। कृपया बताइए, थांग वांगछंग के लिए ये रास्ता ठीक है? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। और कितनी दूर है? बस वो सामने वाला गांव है। आपका ट्रक इतने ज्यादा बोरों से लदा है, क्या कोई खतरा नहीं? आदत हो गई है, कोई खतरा नहीं, नौजवान ड्राइवर मुस्कुराकर बोला। मैंने हिलते डुलते ट्रक को जाते हुए देखा। मन ही मन सोचा कि शायद वो भी अपनी जन्मभूमि से दूर तारिम नदी और येरछांग यानी यारकंद नदी के तटों पर अपनी पड़ती भूमि को खेती योग्य बनाने आए शंघाई के युवकों में से एक होगा। हम वीरान गोबी रेगिस्तान में मिले। मैं कितना चाहता हूँ कि उससे कुछ बातचीत करूं, लेकिन वो क्षण भर में ओझल हो गया। तिहरी 4 दीवारियों वाला प्राचीन पहाड़ी शहर। हमारी जीप आगे आगे बढ़ती रही। हमने 2.5 घंटों में केवल 50 किलोमीटर का रास्ता तय किया। आखिर हमें एक छोटा सा गांव दिखाई पड़ा। नक्शे में आकथाम अंकित है। कोई दर्जन परिवार, सभी उइगर हैं। भाषा के कारण हम एक दूसरे की बात नहीं समझते। गांव को छोड़कर हमारी जीप पश्चिमी दिशा में चल निकली। रास्ते के दक्षिण और उत्तर दोनों ओर पथरीले पहाड़ खड़े हैं। लगता है कि हमारी जीप
दोनों पहाड़ों के बीच घाटी में दौड़ रही है। दर हकीकत प्राचीन काल में खजर नदी यानी काशगर दरिया सचमुच ही यहाँ से गुजरती थी। आज नदी का मार्ग बदल गया है। प्राचीन नदी का तल उपजाऊ खेतों में रूपांतरित हो गया है। रास्ते के दक्षिण में स्थित पहाड़ी ढलान पर प्राचीन मंदिरों का खंडहर और उत्तर में स्थित पहाड़ी ढलान पर प्राचीन शहर का खंडहर था। शहर की भीतरी चहारदीवारी पहाड़ के कटक से तलहटी तक फैली हुई थी। इसकी परिधि 756 मीटर है। शहर की अन्य दोहरी चहारदीवारियां हैं जो तलहटी से पहाड़ की चोटी तक फैली हुई हैं, जिनकी परिधियां अलग अलग 1008 मीटर और 1688 मीटर है। चहारदीवारियां तो ढह चुकी हैं, मगर कटक पर मिट्टी से बनी चहारदीवारियों की नींव अब भी दिखाई देती है। ये कल्पना की जा सकती है कि उत्तरी पहाड़ पर खड़ा प्राचीन शहर कल कल बहती खजल नदी को विहंगम दृश्य से देखता होगा। नदी के उस पार दक्षिणी पहाड़ पर आलीशान मंदिरों की कतारें फैली थीं और गगनभेदी पगोड़े खड़े थे। ये दृश्य सचमुच ही शानदार था। मैंने श्री ली युइछुन से पूछा कि तोगुस सलाई का क्या मतलब है? प्राचीन काल में आखिर ये कौन सा शहर था? उन्होंने जवाब में कहा, तोगुस सलाई का मतलब उइगर भाषा में 9 मकान है, क्योंकि पहले इस खंडहर पर 9 आलीशान मकान थे। हान जाति के लोग इन्हें थांग वांग छंग कहकर पुकारते थे। कारण ये कि किसी लकड़हारे ने जमीन की खुदाई में थांग राजवंश के खाई युआन कालीन तांबे के सिक्के प्राप्त किए। दरअसल ये प्राचीन शहर 5वीं शताब्दी में उत्तरी राजवंश के समय से ही मौजूद था। 11वीं शताब्दी के सुंग राजवंश काल में ये शहर नष्ट हो गया। उन्होंने आगे कहा कि प्राचीन शहर हान राजवंश काल में बेइथाओ यानी शाफार बाई राज्य के अधीन था। चिन राजवंश काल और दक्षिणी उत्तरी राजवंश कालों में कूचा यानी छुत्स राज्य के मातहत आ गया। थांग राजवंश काल में यहाँ चुई शीते शहर निर्मित किया गया। प्राचीन ग्रंथ शिन थांग शू के भूगोल खंड के अनुसार चुई शीते शहर कूचा राज्य के अंतर्गत है। दूसरा नाम युई थाओ चाओ यानी वेई थाओ चाओ है, जो काशगर दरिया के उत्तरी तट पर खड़े कुशी पहाड़ पर स्थित है। प्राचीन शहर ठीक प्राचीन खजल नदी यानी काशगर दरिया के उत्तरी तट पर स्थित था। भौगोलिक दृष्टि से वो भी वेइथाओ यानी शाफार बाई राज्य में था। इसलिए विद्वानों का ये समान विचार है कि प्राचीन तोगुस सलाई शहर थांग राजवंश काल में युइथाओ चाओ ही था, यानी चुई शीते शहर था। पुरातत्ववेत्ता वांग वन पी और ली युइछुन ने क्रमशः इस प्राचीन शहर के खंडहर पर वैज्ञानिक खुदाई का काम किया। सांस्कृतिक अवशेषों की परतें 2 मीटर से भी ज्यादा मोटी हैं। 5वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक के काल के बेहद समृद्ध और मूल्यवान सांस्कृतिक अवशेष यहाँ खुदाई में प्राप्त हुए हैं। तो श्रोता मित्रों, आज की ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है काशी की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि राजा की मुलाकात असली राजकुमारी से हो जाती है। अपनी बेटी को देखकर राजा बहुत खुश होता है। निकलने से पहले बानर एक विनती करता है, जिसमें वह कहता है कि इस पर्वत का नाम बदल दिया जाए और राजकुमारी की देखभाल करने के बदले इन भिक्षुओं को धन्यवाद देने के लिए एक शाही विज्ञप्ति जारी कर दी जाए। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। यह सुझाव सुनकर राजा बहुत
खुश होता है और उसने इसे स्वीकार कर लिया। तब अधिकारियों को नगर में भेजकर मुर्गे मंगवाए गए और पर्वत का नाम बदलकर महिमा पर्वत रख दिया गया। सरकार के निर्माण विभाग को आदेश दिया गया कि वह मठ के पुनर्निर्माण के लिए सामग्री प्रदान करे। एक शाही उपाधि पत्र तैयार किया गया जिसमें कहा गया कि महिमा पर्वत दानवीर सदत्त स्वर्ण आच्छादित मठ को प्रदान किया जाता है। वयोवृद्ध भिक्षु को राष्ट्रीय हितधारक धर्माधिकारी की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक ऐसी उपाधि थी जिसके साथ 36 मन अनाज वृत्ति स्वरूप प्रदान किया गया था। सभी भिक्षुओं ने राजा की दयालुता के लिए उसे धन्यवाद दिया और राजधानी लौटने से पहले उसे विदाई दी। राजकुमारी राजमहल के अंतःपुर में लौट गई, जहां सभी महिलाओं ने उसका अभिवादन किया। फिर राजकुमारी का चित्त प्रफुल्लित करने के लिए और उसकी मुक्ति पर उसे बधाई देने के लिए शानदार भोजन का आयोजन किया गया। महारानी और उसकी पुत्री का पुनर्मिलन हो गया। राजा और उसके मंत्रियों ने भोज में एक साथ शिरकत की। अगले दिन सुबह सवेरे ही राजा ने आदेश दिया कि चित्रकारों द्वारा चारों परम पावन भिक्षुओं के आकृति चित्र बनाए जाएं और उन्हें चीन यवन देश महाकक्ष में रखा जाए। राजकुमारी से भी कहा गया कि वह नई सज धज के साथ सिंहासन महाकक्ष में आए और थांग महाभिक्षु और बाकी तीनों भिक्षुओं को धन्यवाद दे, जिनके प्रयासों से उसने संकट से छुटकारा पाया था। जब राजकुमारी उन्हें धन्यवाद दे चुकी तो थांग महाभिक्षु ने पश्चिम की यात्रा जारी रखने के लिए राजा से विदा मांगी, लेकिन राजा ने उन्हें जाने नहीं दिया। 5-6 दिन तक उनके सम्मान में शानदार दावतों का आयोजन किया गया। मूर्ख शूकर तो सचमुच बहुत मजा ले रहा था और उसने ठूस ठूस कर भोजन किया। जब राजा ने यह देखा कि वे लोग भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, तो उसने समझ लिया कि चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों न करे, उन्हें रोकना संभव नहीं होगा। उसने धन्यवाद व्यक्त करने के लिए उन चारों में से हर एक को 200 सोने चांदी की सिल्लियां और तश्तरी भर जवाहरात भेंट किए। गुरुदेव और शिष्यों ने यह सब स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब राजा ने अपना शाही वाहन तैयार करवाया, गुरुदेव को उसमें बैठने के लिए आमंत्रित किया और अधिकारियों को आदेश दिया कि वे काफी दूर तक उन्हें मार्गरक्षण प्रदान करें। महारानियों, रानियों, अधिकारियों और सामान्य लोगों ने अनगिनत बार दंडवत प्रणाम करके अपना आभार प्रकट किया। जब उन चारों ने अपनी राह पकड़ी तो सभी भिक्षु दंडवत प्रणाम करके उन्हें विदा करने आ पहुंचे। उनमें एक भी भिक्षु उनकी जुदाई को सहन नहीं कर पाया। यह देखकर कि विदा करने आए हुए लोगों को वापस लौटने को तैयार करना बहुत मुश्किल था, तो वानर के सामने इसके सिवाय और कोई चारा नहीं रहा कि वह मंत्र पढ़कर एक तिलिस्मी फूंक मारे, जिससे एक काली आंधी सभी मार्गरक्षकों को उन्हें देखने से रोक सके। केवल तभी वे गुरु शिष्य अपनी राह पर आगे बढ़ सके। सचमुच एक ऐसी ही स्थिति थी जब प्रक्षालित कर कृतज्ञता की हिलोरों को लौट आई अंततः उनकी प्रकृति। विदा होने पर स्वर्ण सागर से हुआ भान उनको सच्ची रिक्तता का। जब काली आंधी खत्म हो गई और उन्होंने देखा कि गुरुदेव और उसके शिष्य गायब हो गए हैं, तो उन्हें पक्का यकीन हो गया कि उनके अतिथि जरूर धरती पर अवतरित जीवित बुद्ध थे। इसलिए उन्हें दंडवत प्रणाम करने के बाद भिक्षुगण मठ में लौट गए। गुरुदेव सांचांग और उसके शिष्य जब पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहे थे तो वसंत ऋतु खत्म हो चुकी थी और गर्मियां शुरू हो चुकी थी। तब उन्हें अपने सामने एक अन्य नगर प्राचीर दिखाई दी। जब उसके करीब पहुंचे तो सांचांग ने पूछा, यह कैसी जगह है शिष्यवर? वानर ने जवाब दिया, मालूम नहीं कैसा है। शूकर बोला, लेकिन तुम तो इस तरफ पहले भी आ चुके हो, फिर ये कैसे कह सकते हो कि इसके बारे में तुम नहीं जानते? मुझे तो लगता है कि तुम चालाकी दिखा रहे हो और ये बहाना बनाकर कि तुम इस जगह को नहीं जानते, हमें बेवकूफ बना रहे हो।
वानर ने कहा, अरे मूर्ख, यह बिल्कुल वाहियात बात कर रहे हो। हालांकि मैं इस तरफ कई बार आ चुका हूँ, पर मैंने हमेशा आसमान में मेघयान से यात्रा की है। अपना मेघयान मैंने यहाँ कभी नहीं उतारा। मुझे इस जगह में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं इसे भला क्यों देखता। यही वजह है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं ना तो चालाकी दिखा रहा हूँ और ना आप लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ। बातें करते करते उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वे नगर के बहुत करीब आ गए हैं। सांचांग घोड़े से नीचे उतरा और पुल पार करने के बाद फाटक से सीधा भीतर चला गया। नगर के मुख्य मार्ग पर उसे दो बुजुर्ग व्यक्ति मिले जो एक ड्योढ़ी पर बैठे बातें कर रहे थे। सांचांग बोला, शिष्य, तुम लोग सड़क के बीचों बीच यहाँ खड़े रहना, सिर झुकाकर रखना और किसी तरह का उत्पात मत मचाना। मैं उस ड्योढ़ी पर बैठे बुजुर्ग से पूछता हूँ कि हम लोग कहाँ हैं। वानर और बाकी दोनों शिष्य गुरुदेव के आदेशानुसार चुपचाप खड़े रहे, जबकि श्रद्धेय धर्माध्यक्ष बुजुर्गों के पास गया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ बोला, प्रणाम महोदय। दोनों बुजुर्ग व्यक्ति खुशहाली और पतन, सफलता और असफलता, मनीषियों और श्रेष्ठ जनों, उनके प्राचीन वीरतापूर्ण कारनामों और वर्तमान पते ठिकाने के बारे में गपशप कर रहे थे। वे कह रहे थे कि ये सब बातें मन को खिन्न करने के लिए काफी हैं। जब उन्होंने अचानक सांचांग के अभिवादन की आवाज सुनी तो उत्तर में उन्होंने सांचांग का अभिवादन किया और उससे पूछा, परमादरणीय महोदय, आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं? सांचांग बोला, मैं एक भिक्षु हूँ और भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने काफी दूर से आया हूँ। मैं यहाँ अभी अभी पहुँचा हूँ। मैं यह नहीं जानता कि इस जगह का नाम क्या है। क्या यहाँ कहीं ऐसे पवित्र लोग भी रहते हैं जिनसे भिक्षा के रूप में भोजन मिल सकता है? उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, यह क्षेत्र पीतल मीनार जनपद कहलाता है और यह जगह पीतल मीनार नगर के पास स्थित टीलिंग काउंटी में है। परमादरणीय महोदय, अगर आप शाकाहारी भोजन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ भिक्षा नहीं मांगनी होगी। इस तोरण द्वार को पार करके उस मार्ग पर पहुँचना होगा जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है। वहाँ एक द्वार मीनार है जिसका आकार पूरब की तरफ मुंह करके बैठे हुए एक बाघ के समान है। वह भूस्वामी खौ का निवास है। उसके सामने एक पटरा लगा है जिस पर लिखा है, सभी भिक्षुओं का स्वागत। दूर दराज से आने वाले आपके समान भिक्षु को वहाँ मन चाहा भोजन मिल सकेगा। फौरन वहाँ पहुँच जाओ। सांचांग ने उन्हें धन्यवाद दिया और वानर को बोलने लगा, यह पीतल मीनार जनपद की टिलिंग काउंटी है। उन दोनों बुजुर्ग व्यक्तियों ने मुझे बताया कि उस तोरण द्वार के पार उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाले मार्ग पर एक द्वार मीनार है जिसका आकार पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हुए बाघ के समान है। यह भूस्वामी खौ का निवास है। उसके सामने एक पटरा लगा हुआ है जिस पर लिखा है, सभी भिक्षुओं का स्वागत। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि शाकाहारी भोजन के लिए हमें वहां जाना चाहिए। यह सब सुनकर भिक्षु रेतात्मा ने कहा, पश्चिम दरअसल बौद्ध धर्मावलंबियों की भूमि है, इसलिए यहाँ के लोग भिक्षुओं को भोजन कराना अपना कर्तव्य समझते हैं। चूंकि यहाँ केवल काउंटी जनपद का ही दफ्तर है, इसलिए यहाँ हमें अपना पार पत्र पेश करने की जरूरत नहीं होगी। चलो पहले कहीं भोजन का इंतजाम करें। यात्रा जारी रखने के लिए यही बेहतर होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。
ये जैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को सावधान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं को राकेश वत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 请您先去交费。 कृपया आप सबसे पहले जाकर फीस दीजिए। 大夫，取药。 डॉक्टर, मैं दवा लेना चाहता हूँ। 这一瓶是外用的， ये बोतल बाहरी इस्तेमाल के लिए है। 您别弄错了。 आप इसका दुरुपयोग मत कीजिए। शाओथांग जी, पिछले कई पाठों में हमने रोग का इलाज करने के कुछ वाक्य सीखे हैं। मैं आपकी मदद के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं। डॉक्टर ने मुझे दवा का नुस्खा दिया है। अब मुझे दवा लेनी है। अच्छा, आज के पाठ का मुख्य विषय भी यही है। सर्वप्रथम डॉक्टर आपको फीस देने के लिए भेजेंगे। 请您先去交费。 कृपया आप सबसे पहले जाकर फीस दीजिए। 请您先去交费。请 का अर्थ है कृपया। 请 您 यानी कि आप। 您 先 सबसे पहले। 先 交费 फीस देना। 交费。请您先去交费。请您先去交费。कृपया सबसे पहले जाकर फीस दीजिए। आइए सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 请您先去交费。好的，谢谢。 मैंने फीस दे दी है। अब मैं दवा ले सकता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, आप डॉक्टर को ये बात बता दीजिए। 大夫，取药。डॉक्टर, मैं दवा लेना चाहती हूँ। 大夫，取药。大夫，डॉक्टर। 大夫，取药，दवा लेना। 取药。大夫，取药。大夫，取药。डॉक्टर, मैं दवा लेना चाहता हूँ। तो आइए सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत। 大夫，取药。 请把药方给我。 दवा पर इस्तेमाल करने के बारे में कुछ लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? 这一瓶是外用的，ये बोतल बाहरी इस्तेमाल के लिए है। 这一瓶是外用的。这 ये 这一瓶 एक बोतल 一瓶是 होना 是 外用的 बाहरी इस्तेमाल के लिए। 外用的。这一瓶是外用的，ये बोतल बाहरी इस्तेमाल के लिए है। 这一瓶是外用的。 आइए सुने आज के पाठ की तीसरी बातचीत। 这一瓶是外用的。好的，我知道了。这一瓶 ये बोतल 这一瓶是外用的 बाहरी इस्तेमाल के लिए। 是外用的。这一瓶是外用的。这一瓶是外用的। ये बोतल बाहरी इस्तेमाल के लिए है। आइए सुने एक बार फिर आज के पाठ की तीसरी बातचीत। 这一瓶是外用的。好的，我知道了。您别弄错了，आप इसका दुरुपयोग मत कीजिए। 您别弄错了。您 आप 您别 मत 别弄错 दुरुपयोग 弄错 ल भूतकाल के लिए वाक्य के अंत में जोड़ा जाता है। 了。您别弄错了，आप इसका दुरुपयोग मत कीजिए। 您别弄错了。 आइए सुने आज के पाठ की चौथी बातचीत। 这一瓶是内服的，您别弄错了。好的，谢谢。 तो आए आज के पाठ की सारी बातचीत सुने। बातचीत 1，请您先去交费。好的，谢谢。 बातचीत 2，大夫，取药。请把药方给我。बातचीत 3，这一瓶是外用的。好的，我知道了。 बातचीत 4，这一瓶是内服的，您别弄错了。好的，谢谢。
आज का पाठ यहीं तक। अच्छा, अब राकेश वत्स और शारदांग को आज्ञा दें। फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।